Welcome to the Apex Classes EduTech channel. I am Jagdish Chaudhary. This is my second class for this particular lesson. This is your Panorama English. This is lesson number 9th, as you can see on your board. Actually, this is written here that this is part number 2. Your book is not distributing this lesson. I mean to say, आपकी बुक में जो है ये लेसन जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है. हमने अपने क्लासेज के हिसाब से इसे सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट किया है और इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो हम क्वेश्चन आंसर के तौर पे लेंगे. सो लेट्स सी. तो ऐसा ही कुछ फ्रेंच के साथ हो रहा है. पुअर मैन क्या कह रहा है? ये कह रहा है पुअर मैन. यहाँ पुअर का मतलब जो है वो गरीबी नहीं है. यहाँ पुअर को आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? बेचारे, बेचारा आदमी. कौन? सर. It was in honor. Honor means what? Respect. Honors means what? Respect. Of this last lesson. अच्छा, तो सर ने जो है, बेचारे सर ने इस लास्ट लेसन के लिए he had put on, कि उन्होंने क्या किया है? Put on. यानी यहाँ put on का मीनिंग हम क्या लिख सकते हैं? पहनना. अच्छा, इसके लिए उन्होंने क्या किया है? पहना है. क्या किया है? पहना है. फाइन यानी अच्छे. संडे क्लोथ्स यानी संडे वाले कपड़े. संडे वाले कपड़े, हमारे माइंड में संडे वाले कपड़े लेते हैं, माइंड में क्या आता है कि बहुत इजी गोइंग कपड़े जो पुराने हो, जो हमें आसानी से रखें. ये नहीं. संडे क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो जनरली चर्च वगैरह जाते हैं संडे को, तो उनके जो वेशभूषा वगैरह है वो काफ़ी अच्छी उन लोगों ने पहनी हुई होती है. अलग अलग जो रिलीजन्स है उनमें अलग अलग सिस्टम्स है. हम लोग जब कहीं जाते हैं या मंदिर वगैरह, तो हम बिल्कुल पुराने कपड़े पहन के जाते हैं ताकि भगवान को हम पे जल्दी दया आए. लेकिन क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में ऐसा नहीं है. तो उन्होंने अच्छे संडे के कपड़े पहन रखे थे. एंड नो आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा. बच्चा कह रहा है अब मैं समझा. वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. अब मेरे समझ में आया. बच्चे के तीनों कन्फ्यूजन क्लियर हो गए. पहली बात तो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था वो क्लियर हो गया. फिर बच्चे के ये समझ में आया कि वहाँ पर इतने लोग क्यों इकट्ठे खड़े थे बुलेटिन बोर्ड के पास. बच्चे के ये भी समझ में आया. अब जो है वो बच्चे के ये समझ में आया कि टीचर ने नई ड्रेस क्यों पहनी थी, टीचर इतने शांत क्यों थे. और अब उसके बच्चे के ये समझ में आया कि गांव वाले जो लोग हैं पीछे वाली बेंचेज पर क्यों बैठे थे. वो बैठे थे टीचर को फेयरवेल देने के लिए, टीचर को अपनी लैंग्वेज में बोलने तो विदाई देने के लिए. ओके. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो भी क्या थे? दुखी थे. टू बी that they had not gone to school more, कि अब आज के बाद वो इस स्कूल में कभी आ ही नहीं पाएंगे. It was their way of thanking our master. ये हमारे जो टीचर थे उनको गांव वालों की तरफ से थैंक यू कहने का एक तरीका था. ओके. क्यों? क्योंकि 40 years of faithful service. faithful means what? वफादार. faithful means, वैसे आप लॉयल कह सकते हैं, और यदि आप हिंदी में याद रखें तो faithful का मतलब क्या होता है? वफादार. क्योंकि ये हमारे टीचर की फेथफुल सर्विस थी ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री. और वो अपने देश, गांव के जो लोग हैं वो देश को भी सम्मान पहुंचा रहे थे. वो देश को भी सम्मान पहुंचा रहे थे और जो टीचर है उसको भी सम्मान जो है वो पहुंचा रहे थे. क्यों? क्योंकि टीचर यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है? 40. टीचर जो है 40 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है. देट वॉज देयर नो मोर, और वो देश जो कि अब उनका नहीं है. देश तो हालांकि उनका ही है. तो फिर स्थिति क्या बदल गई? स्थिति ये बदल गई कि अब वो फ्रांस के तहत नहीं रह रहे हैं. अब असल में वो क्या है? जर्मन बन गए हैं. अब वो क्या बन गए हैं? जर्मन बन गए हैं. ओके. While I was thinking of all this, बच्चा कह रहा है जब मैं ये सब सोच ही रहा था. बच्चे का जो मन है, उसकी जो बातें हैं लिखी हुई है लेसन में, कि बच्चे में क्या भाव जगते हैं. बच्चा जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद थर्ड क्लास में ही होगा. बुक में कहीं नहीं मेंशन्ड है कि वो थर्ड क्लास में है, बट हमें पता है कि एक ऐसा बच्चा जो स्कूल जाने से डरता है, जिसे टीचर के डंडे का डर लगता है, जिसे वर्ब्स की फॉर्म दी जा रही है, वो थर्ड या फोर्थ में ही होगा. ओके. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, किसी ने मेरा नाम पुकारा. किसी ने मेरा नाम पुकारा. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी टर्न थी, बारी थी टू रिसाइट. व्हाट डू यू मीन बाई रिसाइट? हिंदी में रिसाइट को बोलते हैं वाचन. हिंदी में रिसाइट को बोलते हैं वाचन. और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में इसको कह सकते हैं टू प्रोनाउंस.
अब उसकी बारी थी, कल जो पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन आंसर दिए थे या जो पार्टिसिपल्स के फॉर्म दी थी उसको बोलने की बारी उसकी थी। अब बच्चा ऑलरेडी इमोशनल हो चुका है तो वो क्या कह रहा है, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स व्हाट, हॉरिबल, rule of for participles all through very loud and clear। राइटर जो है, बच्चा जो है वो कह रहा है कि मुझे कभी भी इतनी इच्छा नहीं हुई कि टीचर जो पूछ रहा है उसको मैं बड़े सटीक तरीके से मैं जवाब दूं, मतलब जो टीचर पूछ रहा है टीचर मैं पूरा उसका अच्छे से जवाब दूं और टीचर मेरे से इम्प्रेस हो जाए और टीचर को मैं एक अच्छा बच्चा लगूं, ये मेरे मन में तलब कभी भी नहीं हुई जितनी मेरे मन में आज हो रही है। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मैं आज चाहता था कि टीचर ने जो पूछा है उसे बिल्कुल सटीक तरीके से क्या कर दूं, सही तरीके से टीचर को बोल के सुना दूं। इस टीचर के लिए जिसको गांव वाले इतना सम्मान दे रहे हैं, उस टीचर को मेरी तरफ से भी लगे कि सच में मैंने उनके पढ़ाई हुई चीज़ों को अच्छे से सीखा है। तो बच्चा ये कह रहा है कि कभी मैंने डंडे के डर से भी इतना मेरा मन नहीं हुआ अंदर से कि मैं अच्छे से अपने सवालों के जवाब दूं, उतना मन मेरा था कि मैं बहुत ज़ोर से बिना गलती किए जो टीचर पूछेगा उसका मैं जवाब दूंगा विदाउट एनी मिस्टेक। बट आई गॉट मिक्स्ड अप द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले जो शब्द थे उन्हीं में ही मैंने गड़बड़ कर दी, यानी मिक्स हो गए। क्यों? आप इमोशनल है, इसका मतलब ये थोड़ी आपको याद हो जाएगा। बच्चा इमोशनल है, अब उसे ये इमोशंस का जनरेशन स्कूल में आने के बाद हुआ है, तो बच्चा चाहता है कि टीचर को मैं रिस्पेक्ट दूं, उसे अच्छे से जो है वो विदाई मेरी तरफ से भी मिले, टीचर को मैं फील करवाऊँ देखो मैं भी आपके पढ़ाई हुई चीज़ों को कितने अच्छे से याद करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं शुरुआत में मैंने सब वर्ड्स को मिक्स कर दिए। एंड आई स्टूड देयर, और मैं वहीं खड़ा रह गया। होल्डिंग, होल्ड मीन्स व्हाट, ये वर्ड तो आप जानते हैं ना, पकड़ना। होल्ड मीन्स व्हाट, पकड़ना। मैं वहीं पकड़े रह गया। ऑन माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़े हुए मैं खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग, एंड बीट मीन्स व्हाट, पीट यानी पीटना भी होता है, यहाँ हार्ट की बात है तो इसका अर्थ होगा धड़कना। मेरा जो हृदय है वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग मीन्स व्हाट, करेज। और मेरे में क्या नहीं हुई, मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई ऊपर देखने की। केवल ये क्लास तो रोज वाली है जहाँ पे शायद बच्चे को पीटा जाता है तो सभी स्टूडेंट्स के सामने, कभी कभार दूसरे स्टूडेंट पीटे जाते थे तो शायद ये बच्चा भी उनको देखता होगा। इट वॉज ए ईजी थिंग टू गो, बट वॉट वॉज स्पेशल टूडे, that teacher was very serious about his study, and second thing that class was full of villagers। खास बात क्या है कि गांव वाले भी क्लास में बैठे थे, तो उन सब के सामने जो है वो बच्चे को ये सब हैंडल करना है। ओके, आई हार्ड एम हेमल से टू मी, लड़का कह रहा है कि मैंने सुना कि एम हेमल मेरे को कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कॉल्ड का अर्थ आप जानते ही हैं, मैंने आपको कल बताया था। स्कॉल्ड का अर्थ होता है डांटना, स्कॉल्ड का अर्थ होता है डांटना। इसे इंग्लिश में रिब्यूक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में रिब्यूक भी बोलते हैं। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं डांटूंगा? क्योंकि जो टीचर है वो जा रहा था परमानेंटली और वो बच्चे को दुखी करके नहीं जाना चाहता था, तो वो बोलता है यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें तो पहले ही बहुत बुरा ऑलरेडी लग रहा होगा। इनफ का मतलब आप जानते हैं, बट आपको इसका सिनोनिम बता दूं, सफिशिएंट, कि बेटा तुम्हें तो ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो देखो हाउ इट इज, मैं तुम्हें बताता हूं कि बात असल में है कैसे। एवरी डे, अब वो अपने कारण बता रहा है। पहली बात वो ये कह रहा है कि एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम हमेशा, और सेल्फ यानी हम ही को, खुद को ही, हम हमेशा जो है वो खुद को ही कहते रहते हैं बाहा। व्हाट डू यू मीन बाय बाहा? बाहा मीन्स ओ, और इन हिंदी वी कैन से अरे, हम कहते हैं अरे। हम जनरली, एम हेमल ये समझा रहा है बच्चों को, तुम्हें ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं। देखो मैं बताता हूँ असल में बात क्या, बात ये है कि हम लोग अपने आप को खुद रोज कहते हैं अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी मीन्स व्हाट? इनफ। प्लेंटी मीन्स व्हाट? इनफ। हम हमेशा अपने आप को कहते हैं कि अरे हमारे पास तो बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल इसे सीख लूँगा। ये टेंडेंसी, ये जो प्रवृत्ति होती है सभी के साथ होती है। जब मैटर पढ़ने का आता है,
जब मैटर पढ़ने का आता है तो हम सोचते हैं क्यों नहीं मैं इसे कल के लिए रख लूँ, मैं इसे कल पढ़ लूँगा, और दूसरा कोई काम है, चाहे कहीं घूमना हो चाहे कोई और चीज़ हो, हम चाहते हैं कि वो काम हम कल पे क्यों डालें, हम आज ही कर लें। तो यही टीचर बता रहा है कि हमेशा हम कहते हैं कि मैं ये कल पढ़ लूँगा, एंड नो यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और छोटे फ्रेंड्स देखो, हम पढ़ाई को कल पे टालते हैं और देखो आज क्या स्थिति आ गई है, हम कहाँ आगे हैं। ओ दैट इज द ग्रेट ट्रबल। ट्रबल मीन्स व्हाट? प्रॉब्लम। ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम। यही सबसे बड़ी समस्या है किसके साथ? एल्सेक के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। एल्सेक के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई को हमेशा के लिए आगे। देखिए यहाँ एक वर्ड आ रहा है सी, ये सी किसके लिए यूज हुआ है? एल्सेक के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? एल्सेक के लिए। तो जनरली क्या किया जाता है, कोई जो कंट्री है, जैसे मान लीजिए इंडिया, सपोज इंडिया, तो इंडिया के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? सी। सपोज आई राइट इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के लिए भी जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? इंग्लैंड के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? सी। यानी जो कंट्रीज होती है उनके लिए हमेशा सी यूज होता है। किसके लिए? नेशंस के लिए। यानी जो राष्ट्र वगैरह होते हैं उनके लिए हमेशा क्या लगता है? सी वर्ड लगता है। और यदि कोई शहर वगैरह है तो उनके लिए जनरली क्या लगता है? इट। जैसे कोई सिटी हो, जैसे कोई सिटी हो, जैसे मैं क्या लिख दूं, जैसे जोधपुर है, जैसे जोधपुर है, तो इन चीज़ों के लिए जनरली क्या लगता है? इट लगता है। सी भी लगता है, ठीक है, बट आप इनके लिए परफेक्टली जो है वो इट लगा दें, तो इट जो है वो बेटर है। ओके, नाउ दोज फेलोज। फेलोज मीन्स व्हाट? पीपल। फेलोज मीन्स व्हाट? पीपल। अब वो लोग आउट देयर, बाहर, विल हैव द राइट। यहाँ राइट का मतलब क्या होगा? अधिकार। यहाँ राइट का मतलब सही या दायां नहीं है, यहाँ राइट का मतलब है अधिकार। बेटा फ्रेंड्स तुमने पहले पढ़ाई नहीं की, हमेशा पढ़ाई को तुम आगे टालते रहे, लेकिन अब जो बाहर जो लोग हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कौन? जर्मनी के सैनिक और जर्मनी के लोग, उनको ये कहने का अधिकार मिल गया है टू से, राइट टू से, कहने का अधिकार मिल गया टू यू, तुम लोगों को और हमें, कि हाउ इट इज, अरे कैसे है ये। यू प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? फॉल्स सो। इन हिंदी वी कैन से दिखावा करना, कि तुम हमेशा दिखावा करते हो, तुम लोग क्या करते हो? हमेशा दिखावा करते हो। टू बी फ्रेंच मैन। देखिए फ्रेंच मैन का यह क्या मतलब है? असल में फ्रांस जो है वो साहित्य के अंदर बहुत हाईली, जो अपन कह सकते हैं, एस्टीम्ड है। यानी फ्रांस का जो साहित्य, पहले जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो यूनाइटेड किंगडम में आई, यानी ब्रिटेन में आई, और फिर वहाँ पहले इंग्लिश चलती थी। तो पहले इंग्लिश चलती थी, जब फ्रेंच लोगों ने जो ब्रिटेन है उस पर हमला किया और ब्रिटेन को जीत लिया, तो वहाँ पर जो है फ्रेंच भाषा चलने लगी, जिसे एंग्लो नॉर्मन बोला जाता है। मतलब इंग्लिश की जगह जो है वो नॉर्मन आ गया था, नॉर्मन लैंग्वेज आ गई थी। और नॉर्मन क्या है? नॉर्मन लैंग्वेज एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। तो भाषा के मामले में जो फ्रेंच है उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। यही हम इस लेसन में भी आगे पढ़ेंगे। तो वो ये कहेंगे, तो लिटिल फ्रेंच, टीचर बोल रहा है लिटिल फ्रेंच, देखो तुमने पढ़ाई नहीं कि कोई बात नहीं, लेकिन वो जो बाहर लोग है ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब तुमने उनको ये कहने का अधिकार दे दिया। वो कहेंगे अच्छा तुम कहते हो कि तुम फ्रांसीसी हो, तुम फ्रांसीसी हो, और येट मीन्स व्हाट? स्टिल। और इन हिंदी वी कैन से फिर भी, कि तुम क्या हो? तुम फ्रांसीसी हो, फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, फिर भी तुम्हें खुद की जो भाषा है उसको लिखना और पढ़ना ही नहीं आता। नाइदर नॉर का मीनिंग आपने 9th वगैरह से पढ़ रहे हैं, बट आप देख लीजिए, नाइदर एंड नॉर मीन्स नहीं तो ये है, नहीं ये है। मीनिंग क्या निकला? दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं। तो वो कह रहा है कि नहीं तो तुम्हें बोलना आता है और नहीं तुम्हें लिखना आता है, ये कहेंगे वो लोग, बट यू आर नॉट। ये टीचर बोल रहा है, ठीक है, ये टीचर बोल रहा है बच्चे को, बट यू आर नॉट दी वर्स्ट। वर्स्ट यानी क्या होता है? सबसे खराब। वर्स्ट यानी सबसे खराब। लेकिन बेटा तुम्हारी हालत जो है वो सबसे खराब
नहीं है, यानी इसमें तुम्हारी कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं है प्यारे छोटे फ्रेंड्स। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, ग्रेट डील मीन्स व्हाट, इन ग्रेट नंबर। बहुसंख्य, तुम्हारी गलती नहीं है, हमारे भी जो कारण है टू रिप्रोच, रिप्रोच मीन्स व्हाट, इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था बेटा तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा है, इसमें केवल तुम्हारी ही गलती नहीं है, और सेल्स विद, इसमें जो खूब सारी गलती है वो हमारी भी है, यानी तुम्हें बेटा पढ़ना नहीं आ रहा है, इसमें केवल तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें मेरा भी दोष है। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कारण जो है वो टीचर बताता है उस बच्चे को, ये बताने के लिए बेटा केवल तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी है। तो देखिए पॉइंट फर्स्ट ये है, पॉइंट फर्स्ट ये है, योर पेरेंट्स वर एंक्शियस, योर पेरेंट्स वर एंक्शियस मीन्स वरिंग। तुम्हारे माता पिता को हमेशा क्या रहती थी, चिंता रहती थी। तुम्हारे माता पिता को हमेशा क्या रहती थी, चिंता रहती थी भरपूर। इनफ टू हैव यू लर्न, नॉट, सॉरी इट इज़ रिटन नॉट। तुम्हारे माता पिता को पहली बात तुम्हें तुम्हारे पढ़ाने को लेकर, तुम्हारे पढ़ाई को लेकर कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी। दे प्रीफर्ड, प्रीफर्ड मीन्स व्हाट, वांटेड, वो हमेशा चाहते थे टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर भेजे। कहाँ पर, फार्म पर, कहाँ, खेत में, और एट द मील्स, या जो लकड़ी काटने की मील है उसमें भेजें। एज, यहाँ एज, वैसे एज का मतलब होता है जैसे ही, वैसे एज का मतलब होता है जैसे ही, यहाँ होगा ताकि। एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, तुम्हें खेत पे वो काम करने के लिए भेजना चाहते थे बजाय कि स्कूल में भेजे, किस लिए, ताकि उनके घर में थोड़ा और पैसा आए। एंड आई, और मैं, तो ये दूसरा कारण यहाँ बता रहा है, जो टीचर है वो दूसरा कारण यहाँ बता रहा। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम, ब्लेम मीन्स व्हाट, एक्यूज, ब्लेम मीन व्हाट, एक्यूज, और एक्यूज का मीनिंग क्या होता है, दोष लगाना। एक्यूज का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख दें दोषारोपण। केवल तुम्हारी ही गलती नहीं है, मेरे पर भी दोषारोपण किया जा सकता है। क्यों, अब टीचर बता रहा है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, क्या अक्सर मैं तुम्हें मेरे जो फूल हैं, फूल जो मैंने उगा रखे हैं उनको पानी पिलाने नहीं भेज दिया करता था। इंस्टीड ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है की बजाय। क्या मैं नहीं भेज दिया करता था तुम्हें, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय क्या मैं फूलों को पानी पिलाने नहीं भेज दिया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दिया करता था। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि कैसे मछली पकड़ेगा और स्कूल की छुट्टी का टीचर मन मर्जी से कर सकता है। ये फ्रांस जो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे से बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है, वहाँ के अलग तौर तरीके हो सकते हैं, जो भी अलग सिस्टम है उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। कि टीचर कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, सिर्फ पहली गलती पेरेंट्स की है जो तुम्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, दूसरी मेरी भी है, कभी कभार मैं तुम्हें उठ के कह देता थोड़ा फूलों को पानी पिला दो, कभी मैं कह देता कि आज मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं, छुट्टी करने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ है मेरे द्वारा की जाती थी, तो तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा है बेटा, इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मैं भी दोषी हूँ। देन, उसके बाद, कल मैंने आपको देन का मीनिंग बताया था, याद रखें। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एक बात, थिंग का मतलब यहाँ क्या होगा, बात, याद रखें आप। फिर क्या हुआ, एक बात के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक। एम हेमल जो है वो बात करते गए, किस पर बात करते करते आ गए, वो फ्रेंच लैंग्वेज पे आ गए। सेइंग, वो ये कहने लगे दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये है सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज की जो विशेषता है, उसका जो पहला वर्ड है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। द क्लियरेस्ट, ये फ्रेंच भाषा की दूसरी विशेषता है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्या है, साफ भाषा है। साफ भाषा, भाषा कैसे साफ होती है, जिस लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज जैसे वर्ड आए हैं, जैसे हिंदी वगैरह में बहुत है, इंग्लिश में भी बहुत हैं, तो सबसे जो साफ भाषा है, स्वच्छ भाषा है, वो कौन सी है, फ्रेंच है। फ्रेंच क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, अपने ही शब्द हैं, अपने ही शब्द हैं, इसलिए वो कह रहा है कि ये सबसे जो है वो स्वच्छ भाषा है, सबसे क्या है, स्वच्छ भाषा है।
और सबसे जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब क्या होता है पता ही है, लॉजिक यानी तर्क होता है, तो लॉजिकल का अर्थ होगा तार्किक। देखिए भाषा तार्किक कैसे होती है, भाषा तार्किक कैसे होती है, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत को जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हम देख लें, जैसे मान लीजिए ये वर्ड है टॉक, ये वर्ड है टॉक, तो एक्चुअली इसे टाल्क बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, इसे क्या बोला जाता है, टॉक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, टॉक बोला जाता है। WLK को वाल्क बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, इसे वॉक बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं न्यू, न्यू, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे न्यू बोलेंगे, के साइलेंट रहेगा, इसे भी न्यू बोलेंगे और इसे भी न्यू ही बोलेंगे। क्यों, इसका कारण, इसका कोई कारण नहीं, बस इन्हें ऐसा बोला जाता है। तो ये आप इसका लॉजिक पता नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन फ्रेंच में ऐसा नहीं है, तो फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। सेकंड, फ्रेंच जो है सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, और फ्रेंच जो है सबसे क्या कह सकते हैं, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। गार्ड मीन्स व्हाट, गार्ड का मतलब चौकीदार मान सकते हो, लेकिन ये एक वर्ब है, तो यहाँ क्या होगा, रक्षा करना, रक्षा करना। अब बात फिर यही आ गई कि आप भाषा की रक्षा कैसे करेंगे, क्या भाषा को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भाषा कहीं इधर उधर नहीं चली जाए, नॉट दैट, ठीक है। तो यहाँ गार्ड का जो मीनिंग होगा वो होगा कि हम इसका हिंदी में हम लिख सकते हैं, क्या करें कि हमें भाषा का क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, हमें इसे बचा कर रखना पड़ेगा। तो भाषा का संरक्षण कैसे होगा, जब उसके साहित्यों जो है उसका विस्तार किया जाए। अच्छा, साहित्य का विस्तार किसी भाषा के साथ कैसा होगा, तो सिंपल सी बात है, जिस भाषा को ज़्यादा लोग बोलेंगे उस भाषा में साहित्य लिखा जाएगा, और उस भाषा में यदि साहित्य लिखा जाएगा तो वो भाषा जो है वो लगातार बनी रहेगी। तो लेखक कहता है कि ये सबसे ब्यूटीफुल है, ये लॉजिकल है, और ये सबसे स्वच्छ भाषा है विश्व की, और हमें इसका संरक्षण करना है। एंड वी नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि पीपल, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, देखिए स्लेव यानी क्या होता है, स्लेव यानी होता है गुलाम, स्लेव यानी क्या होता है, गुलाम, स्लेव यानी क्या होता है, गुलाम। और एनस्लेव का मतलब क्या होता है, और एनस्लेव का मतलब होता है गुलाम बनाना, गुलाम बनाना। देखिए कोई भी वर्ब है, वर्ब के पहले यदि ईएन लगता है तो वो कार्य होने की बात हो जाती है। जैसे मैं बोल दूं एबल, तो एबल का मतलब होता है सक्षम होना, और ईएन लगा दूं एनेबल, यदि उसे एनेबल बोलूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा सक्षम बनाना। तो लेखक ये कह रहा है कि उस टीचर ने हमें ये समझाया कि व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, तब एज लॉन्ग एज, तो इसका मीनिंग मैं यहाँ लिख दूं, जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, तो जब तक दे होल्ड फास्ट टू, होल्ड फास्ट का मतलब क्या होता है, जकड़े रहना, या सही वर्ड हम लिख सकते हैं पकड़े रहना। तो लोग जब किसी दूसरे देश के गुलाम बन जाते हैं, तो जब तक वो पकड़े रहते हैं यानी यूज करते रहते हैं देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा को, इट इज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, प्रिजन मीन्स व्हाट, कैद, प्रिजन यानी क्या होता है, कैद। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जेल। राइटर ये कह रहा है कि मान लीजिए एक देश या दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है, और जो हारा हुआ देश है उसके सभी जो लोग हैं उस नए यानी मजबूत जो देश है उसके आदमी या उसके अंडर में आ जाते हैं। लेखक यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि आप किसी विदेश में रह रहे हैं, या यूँ कह दिया जाए कि आपको किसी देश ने गुलाम बना लिया है, लेकिन गुलाम बनाने के बाद भी यदि आप बोलचाल में, यदि आप एक दूसरे को ग्रीट करते वक्त, बात करते वक्त, अपने विचार व्यक्त करते वक्त यदि आप उसी भाषा का यूज़ करते हैं जो आपकी भाषा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि एज इफ़, एज इफ, इसका मीनिंग भी मैं लिख दूँ आपके लिए, एज इफ, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दे हैड द के टू देयर प्रिजन, हालांकि वो जेल में यानी विदेश में रहते, वो है तो जेल में, लेकिन उनके पास उनके जेल की चाबी है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है यदि आप अपनी भाषा का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको अपने लोगों के बीच में होने का एहसास
होगा। और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आप जानते ही हो। अब विदेश में चले जाएं, मान लीजिए आप विदेश में भी हैं और वहाँ पे किसी व्यक्ति के मुंह से आपने हिंदी की एक लाइन सुनी, तो आपके जो कान खड़े हो जाएंगे, आप तुरंत उधर देखने लग जाएंगे और शायद उसे जाके पूछें कि क्या आप इंडियन हो, ठीक है। तो कहने का मतलब भाषा जो है वो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है, और यही एम हेमल उन्हें समझाना चाह रहा है। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीडर्स ओवरलेशन, और उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक जो है वो ओपन यानी खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स व्हाट, सरप्राइज्ड, और मैं क्या हुआ, सरप्राइज हुआ, मैं चकित हुआ, टू सी, ये देखकर, हाउ वेल, वेल का मतलब यहाँ कुआ नहीं होगा, यहाँ होगा गुड, कि कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड, मेरे समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड, सीम्ड मीन्स लुक्ड, उन्होंने जो भी कहा वो लग रहा था, उन्होंने जो भी कहा वो लग रहा था, मतलब टीचर ने उस दिन हमें जो भी पढ़ाया वो लग रहा था। कैसे, सो इजी, बहुत ज़्यादा इजी। क्या कारण है, ये वही बच्चा, ये वही टीचर, आज इतना समझ में कैसे आ रहा है? आज समझ में आ रहा है क्योंकि उसकी लगन है, आज उसका पढ़ने का मन है। देखिए मूवीज़ की जो स्टोरी हमें पूरी याद रहती है। आपको विराट के, सचिन के, युवराज के शायद स्कोर पूरे याद होंगे, लेकिन आपको लेसन याद नहीं होते, कारण आपका मन उनमें है और इनमें नहीं है। तो आज बच्चे की लगन है, क्यों, ये आज उसका लास्ट लेसन है। तो बच्चा क्या कह रहा है, अपना भाव कैसे जाहिर कर रहा है कि आज उन्होंने जो भी पढ़ाया वो इतना ईजी लगा। आई थिंक टू that I had never listened so carefully. Listen means heard, सुना। बच्चा कह रहा है कि मुझे इतना समझ में पहले कभी भी नहीं आया, एंड और मुझे ये भी लगा that he had never explained everything with so much, explain, you know, explain, वर्णन करना, and you can also say elaborate। और मुझे ऐसा लगा कि जो टीचर है उन्होंने भी इतना पेशेंस, पेशेंस मीन्स व्हाट, धैर्य, और टीचर ने भी शायद इतने देरी से कभी नहीं समझा। इट सीम्ड मतलब मुझे ऐसा लगा, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, पुअर मैन यानी सर गरीब नहीं है, पुअर मैन का मतलब यहाँ होगा बेचारे, वो जो आदमी यानी टीचर है, वांटेड टू गिव अस, वो देना चाहते थे हमें, ऑल ही न्यू, जो भी वो जानते थे वो सब हमें देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले उन्हें लगा कि मैं फ्रेंच का विद्वान हूँ, लेकिन अब यहाँ फ्रेंच पढ़ाने का कोई काम नहीं है, तो जितना मैं आज पढ़ा सकता हूँ मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। जाने से पहले वो हमें सब कुछ बताना चाहते थे, टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, वो हमारे दिमाग में, हमारे सिर में सब कुछ जो है एट वन स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स व्हाट, एफर्ट, और एफर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रयास। ऐसा लग रहा था कि सर एक ही प्रयास में हमारे दिमाग में जो है वो सब कुछ भरना चाहते हैं। ओके, इट इज प्रयास। ओके, नेक्स्ट व्हाट, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, ग्रामर पढ़ाई सर ने, उसके बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। तो राइटिंग का मतलब यह लिखना होता है, लेकिन यहाँ राइटिंग का मतलब क्या होगा, सुलेख, यहाँ राइटिंग का मतलब होगा सुलेख, राइटिंग प्रैक्टिस। तो आप, मैंने बताया था आपको 3rd या 4th का बच्चा हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो सुलेख लिख रहा है। उस दिन के बाद उस दिन सर ने हमें पहले ग्रामर पढ़ाई और उसके बाद जो है हमें राइटिंग पढ़ाई। दैट डे यानी उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे, यानी पेपर लेके आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। अब यहाँ राउंड हैंड का मतलब गोल हाथ नहीं होगा, या राउंड हैंड का मतलब है बड़ी गोले में। सुंदर हैंड राइटिंग की क्या विशेषता है, सुंदर हैंड राइटिंग में जो मोड है वो बहुत बेहतर होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिख रहे हैं, जैसे आप क्या लिख रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या यूँ लिखते हैं, लेकिन यदि रियल हैंड राइटिंग है तो उसमें के यूँ लिखा जाएगा, यदि खे है तो खे को लोग यूँ लिखते हैं, लेकिन यदि सही में लिखा जाए तो खे को यूँ लिखा जाएगा। तो लेखक यही कहना चाह रहा है कि उस दिन सर हमारी ये नई कॉपीज लेके आए थे और उनमें उन्होंने बड़े घुमावदार तरीके से लिखा था, फ्रांस एल्सेक और फ्रांस एल्सेक। तो सर के दिमाग में भी आज जो है वही दो शब्द घूम रहे हैं, फ्रांस और एल्सेक, ये उनको सुलेख के रूप में मिला था। दे लुक्ड लाइक लिटिल, दे कौन है, वो दिख रहे थे छोटे छोटे, कौन, ये दोनों शब्द। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैग, इन हिंदी वी से ध्वज, झंडा, फ्लैग फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी तैरना,
ऐसा लग रहा था कि वो जो हमें कॉपीज दी है वो कॉपीज नहीं होके उन कॉपीज पे जो फ्रांस एल्सेक जो लिखा हुआ था वो कोई शब्द नहीं होके छोटे छोटे झंडे हैं। ये झंडा वर्ड कहाँ से आ गया? क्योंकि झंडा जो है वो सिंबल होता है किसका? किसी भी देश का। आपने गीत सुना है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मतलब क्या? हमारा देश ऊपर रहे। ठीक है, तो राइटर ये कह रहा है कि उस दिन उनके शब्द ऐसा लग रहा था जैसे झंडे तैर रहे हैं एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, उस पूरी की स्कूल के कक्षा में। हंग फ्रॉम द रोड, हंग मीन्स व्हाट? लटकना। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा बनाए हुए वो जो चीज़ें हैं, जो शब्द हैं, वो झंडों की तरह है। और हमारी डेस्क के एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, एस सपोज दिस इज डेस्क, तो ऐसा लग रहा था हमें कि उनके द्वारा बनाए हुए जो, सपोज ये बच्चे बैठे हैं, तो उनके द्वारा बनाए हुए जो शब्द हैं वो हमारे जो बेंच है उनके ऊपर झंडे जैसी जो है वो फीलिंग हमको दे रहे थे। तो ये जो बच्चा है वो बताना चाह रहा है। ओके, यू ऑट टू। ऑट टू का मीनिंग आप जानते हो, आपने मॉडल्स पढ़े होंगे, बट यहाँ ऑट टू का मतलब हो जाएगा शुड। ऑट टू का मतलब हो जाएगा शुड, यानी चाहिए। वो कहता है यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। टीचर हमको कह रहा है, यू यहाँ कौन है? हम। टीचर कह रहा है आप सब लोगों को देखना चाहिए कि हर व्यक्ति कैसे सेट टू वर्क, कितना काम में डूबा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट, क्वाइट का मीनिंग अब आपको याद हो गया होगा, साइलेंट। और कितना जो है हर व्यक्ति वहां पे साइलेंट था। इट वॉज द ओनली साउंड, केवल साउंड जो थी वो द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेन्स ओवर द पेपर। ये फीलिंग कब आती है? जब एग्जाम आपके स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट आवर होता है, 1 घंटा जो होता है, उसमें बिल्कुल यही माहौल रहता है। ठीक है, बिल्कुल शांत तरीके से जो बच्चे हैं वो बैठे रहते हैं। और आवाज़ क्लास में आती है तो सिर्फ किसकी आती है? कागज़ पर पेन के चलने की। ये 3 घंटे के पेपर ये 2 घंटे तक मेंटेन होता है। और उसके बाद लास्ट का जो 1.5 या 1 घंटा होता है उसमें जो है थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती है। ओके, वंस सम हाउ बीटल्स फ्लू इन, ये सेकेंड फॉर्म है। ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है फ्लो की। ठीक है, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है एक्चुअली है। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन, यानी उड़ना। एक बार कुछ बीटल्स, बीटल्स यानी कौन? कीट पतंगे, यानी कुछ कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े अंदर उड़ के आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन, मैंने आपको बताया था पे की सेकंड फॉर्म में पेड, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। टू देम, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, सबसे छोटे वाले बच्चे जिनको पढ़ाई से कम मतलब होता है और खेलने से ज़्यादा होता है, इवन स्कूल में भी, उन्होंने भी उस दिन ध्यान नहीं दिया। उनके पूरी तो बात समझ में नहीं आएगी, बहुत छोटे वाले बच्चों के, लेकिन उनको ओवरऑल जो है फीलिंग आ गई थी आज स्कूल में चल क्या रहा है। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, ट्रेस यानी क्या होता है? देखिए, ट्रेस का मतलब ऐसे ढूंढना होता है, ट्रेस का मतलब ऐसे ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ ट्रेसिंग का मतलब क्या होगा? पिक्चराइजिंग। पिक्चराइजिंग, वो भी पिक्चर बना रहे थे। फिश हुक, मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उस कांटे की तस्वीर बना रहे थे। कौन? बिल्कुल छोटे वाले बच्चे। एज इफ देट वॉज फ्रेंच, मतलब वो मछली पकड़ने वाले कांटे का चित्र भी इतना मन लगाकर बना रहे थे जैसे वो फ्रेंच ही पढ़ रहे हैं। ऑन द रूफ, छत पे, द पिजन, कबूतर, कूड, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा पहले। कूड का मतलब क्या होता है? बोलना, पक्षी का बोलना या गुटर को करना। वैसे इसका एग्जैक्ट वर्ड है कूकना या पक्षी की आवाज, पक्षी की आवाज। आपने वर्ड सुना होगा कुक्कू, कुक्कू का मतलब क्या होता है? कुक्कू का मतलब होता है कोयल, कुक्कू का मतलब होता है कोयल, और कूकना। ठीक है, तो यदि आप कोई वर्ड लिखना चाहें तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, कुक्कू कूड। कई बार ऐसा लिखा जाता है, पूछा जाता है कि कोयल कूकती है, कोयल बोलती है, उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो आपको लिखना होता है कुक्कू कूड। ओके, वेरी लो, मतलब छत पर जो कबूतर हैं वो भी बड़े धीमे आवाज में बात कर रहे थे। और बच्चा कह रहा है, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं मन में सोचता हूँ, विल दे मेक देम टू सिंग, दे मीन्स व्हाट? पिजन, सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। लड़का जो है लास्ट में अपनी बात कह रहा है, अभी लेसन फिनिश नहीं हुआ है। लड़का जो है अपनी बात कहता है और छोटी बात करते हुए भी उसने बहुत बड़ी बात कह दी। और वो बात, बड़ी बात ये है कि हमें तो जो है
जो है कल से फ्रेंच पढ़नी पड़ेगी, चाहे जर्मनी का जो नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज है उसके सामने हमें झुकना पड़ेगा, जर्मनी के त्यौहार मनाने पड़ेंगे, टीचर को यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन क्या वो कबूतर को भी जर्मन में ही कहेंगे तुम्हें जर्मन में ही गीत गाने हैं? क्या वो हवा को रोक लेंगे कि ये फ्रांस की हवा है, जर्मनी में नहीं आएगी? क्या वो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फ्रांस के जो बादल हैं ये जर्मनी में नहीं आएंगे? क्या वो आती जाती नदियों को रोक पाएंगे? क्या वो उड़ते हुए पक्षी को रोक पाएंगे? नहीं ना। तो मनुष्य जो है उसको ये जो देशों के बीच में दीवारें हैं इनको जो है वो बनाना बंद कर देना चाहिए, और जो बन गई है उनको मेंटेन रखने के लिए इंसानों की हत्या करना या आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। तो बहुत इजी वे में जो ये फ्रेंच इसने जो बात कही है इस बात में अपने आप में जो बहुत कुछ छुपा है। ओके, नो आई एम कंक्लूडिंग दिस क्लास हियर एंड आई होप दैट यू आर गेटिंग वेल विद मी। और बाकी जो रिमेनिंग जो पार्ट है या सेक्शन जो है उसको हम लेटर कंप्लीट करेंगे, और उसके जो क्वेश्चन एंड आंसर है उनके साथ भी हम डील करेंगे। सो अप टू दैट कीप वॉचिंग अपेक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।